चैप्टर बेटा जी हमारा चल रहा है बैंकिंग का। कमर्शियल बैंक्स के बारे में हमने पूरा स्टडी किया। कल की क्लास में हमने टॉपिक किया था दैट व्हाट इज मनी क्रिएशन, मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं कैसे वो कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं। क्लास में आप इस टॉपिक के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं कैसे वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। और सेंट्रल बैंक के बारे में हमने कल स्टार्ट किया कि सेंट्रल बैंक क्या है, कैसे सेंट्रल बैंक हमारा काम करता है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नेम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारा। तो कल हम इसके फंक्शन स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन हमने किया इशूइंग ऑफ करेंसी और सेकंड फंक्शन हमने किया बैंकर टू द गवर्नमेंट। कि जो आरबीआई है वो सरकार के लिए एक बैंकर का रोल प्ले करता है। आरबीआई वो सारे काम करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि गवर्नमेंट जो कि कमर्शियल बैंक्स हम पब्लिक के लिए परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है थर्ड फंक्शन, दैट इज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है वो सरकार के लिए तो बैंक का काम करता ही है, लेकिन साथ साथ बैंकों के लिए भी, जो हमारे आसपास हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बैंक का रोल आरबीआई ही प्ले करता है। किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर कैश की कोई जरूरत है, कुछ है ना, कुछ भी है, लेन देन सारा उनका आरबीआई के साथ ही चलता है। जैसे बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक तो एज अ बैंकर बैंक और एक एज अ सुपरवाइजर। बैंकर बैंक में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो आरबीआई है, आरबीआई एक कस्टोडियन, कस्टोडियन वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइक रखवाला। तो आरबीआई पूरे कैश रिजर्व्स का रखवाला होता है। हर कमर्शियल बैंक को, सीआरआर कल भी समझाया था, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है। सेकंड, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बैंक्स में सिस्टम क्या चलता है। मान के चलिए, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये दो बैंक हैं, कोई एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। मान लो जो मेरा अकाउंट है वो ए बैंक में है, किसी जेड पर्सन ने मेरे को चेक दिया, उसने मेरे पैसे देने थे, उसने मुझे चेक दे दिया 10,000 रुपए का, लेकिन उसका खाता किस में है, बी बैंक में। दो बैंक है, एक ए बैंक है एक बी बैंक है। जेड कोई पर्सन है, उसने मुझे, प्रमोद को 10,000 रुपए देने थे, उसने क्या किया, मुझे 10,000 का चेक दे दिया, लेकिन उसने जो मुझे 10,000 का चेक दिया है वो दिया है बी बैंक का, लेकिन प्रमोद जी का अकाउंट किस में है, ए बैंक में है। प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या किया, ए बैंक के पास गया, ये चेक लो और मुझे पैसे दो। वो कहते भाई अभी ऐसे कैसे दे दे, आप कौन से बैंक में आए हो, मैं कहा जी ए बैंक में, मेरा खाता आपके बैंक में है। तो वो कहते चेक कौन से बैंक का है, मैं कहा जी बी बैंक का। कहते भाई हमें बात तो करने दो कि बी बैंक में किसी जेड नाम के प्राणी का खाता है नहीं है, उनसे पैसे मंगवाएंगे फिर आपको पैसे दे देंगे, फिर आपके खाते में पैसे जमा कर देंगे। तो ए पर्सन क्या करेगा, ए बैंक है जो, ए बैंक क्या करेगा, वो चेक भेजेगा क्लियरिंग के वास्ते। मैंने चेक ए बैंक को दिया, ए ने वो चेक किसको दिया, क्लियरिंग में दे दिया। क्लियरिंग एक अलग से ब्रांच होती है। ये क्लियरिंग वाला सारा सिस्टम कौन देखता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ए बैंक ने वो चेक क्लियरिंग के लिए भेज दिया,
अब क्लियरिंग वाले क्या करेंगे, बी वालों से कांटेक्ट करेंगे कि बी वालों, बी बैंक वालों, आपके अकाउंट आपके बैंक में क्या किसी जेड बंदे के नाम का खाता है जी, ये नाम है, ये नाम है जी, फादर नेम ये है जी, क्या उसके खाते में 10,000 है जी। बी बैंक क्लियरिंग को 10,000 दे देगा, क्लियरिंग ए को 10,000 दे देगा। तो वो जो एक विचोलिया बना, वो विचोलिया कौन बना, आरबीआई। ये सारा क्लियरिंग का जो सिस्टम है किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिंकू बेटा कैसे बड़ा शौक चढ़ा पड़ा है स्क्रीन पे लिखने का। तो ये जो क्लियरिंग का काम है ये किसने देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इजी सेंस में अगर कहें कि दो बैंकों का जो आपसी लेन देन है, जो चेकों का पैसों का लेन देन है, उसमें कोई एक मीडिएटर बन के, बिचौलिया बन के सारी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कराने में कौन मदद करता है जी, मदद करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए ने चेक दिया क्लियरिंग में, क्लियरिंग वाले बी से बैंक से बात करेंगे कि आपका, आपके बैंक में जेड नाम का खाता है नहीं है, पैसे हैं नहीं है, तो बी से लेन देन करके पैसे ए बैंक को दे देंगे, ए बैंक आगे प्रमोद जी को पैसे दे देंगे। अभी अगर आपका, अगर जेड ने मेरे को ए बैंक का ही खाता चेक दिया होता, ए बैंक का ही चेक दिया होता, तो मेरा चेक, मेरा बैंक, मेरा खाता सब वहीं पे है। मैं ए के पास गया, ए ने देखा कि जेड नाम का खाता है, पैसे हैं, सिग्नेचर सही है, जेड के खाते से पैसे निकाल के प्रमोद के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उन्हीं का बैंक है, उन्हीं का खाता है, उन्हीं का सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम कब आई कि जेड ने मेरे को ए बैंक का अकाउंट देने की, ए बैंक का चेक देने की बजाय उसका खाता बी बैंक में था, तो बी बैंक का चेक मेरे को दे दिया। तभी कहते हैं कि अगर आप अदर बैंक का चेक लगाते हैं तो उसे क्लियर होने में 1-2 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर सेम बैंक का चेक है तो वो आपको साथ के साथ पैसे मिल जाते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन चेक वगैरह क्लियर करने में ये अपनी हेल्प करते हैं, और ये हेल्प कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट माने क्या है, जो आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स है, सारे बैंकों का पापा जी है। तो आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई कहता है कि भाई कमर्शियल बैंकों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर किसी समय आपके ऊपर बुरा वक्त आया, अगर आपके पास कोई पैसे टके कम रह गए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरबीआई के पास कभी मर्जी आओ, हम आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी है। मतलब एक फाइनेंशियल हेल्प वो आरबीआई करता है, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कि भाई कहीं पे जाया हो, अगर आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही तो आखिर में हमारे पास आ जाओ, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार बैठे। क्यों आरबीआई ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आरबीआई के पास हर कमर्शियल बैंक का कुछ ना कुछ रिजर्व होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आरबीआई के पास साइन किए हुए होते हैं। तो एक है ना, जैसे होता है ना कि हमें हमारे घर पे कोई, हमारे फादर साहब, हमारे चाचा जी या ताया जी कई बार कुछ कह देते हैं ना कि कोई नहीं, मैं बैठे तू एक काम करे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। बड़ा भाई कह देता है ना, कुछ बच्चे लिखवाते भी हैं ऐसे बाइक के पीछे, गाड़ियों के पीछे, बड़े वीरा नाल सरदारी, लाइक है ना दैट, कि भी अगर बड़े भाई हैं तो हमें किस बात की चिंता है, उस तरह से। तो आरबीआई कह रहा है कि अगर जब तक हम बैठे हैं तब तक आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं। नेक्स्ट इज एज अ सुपरवाइजर, जो आरबीआई है एज अ सुपरवाइजर भी रोल प्ले कर रहा है। एज अ सुपरवाइजर वो सभी बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उनके लिए प्रॉपर
रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन कर रहा है। लाइसेंस लेना है तो भी आरबीआई से मिलेगा, ब्रांचेस बढ़ानी है तो भी आरबीआई से होगा। किसी बैंकों ने 2-3 बैंक है उन्होंने इकट्ठा होना है ना, जैसे होता है ना कि मान लो एक मेरा बिजनेस है एक आपका बिजनेस है, दोनों ये चाहते हैं कि मिलके एक ही बिजनेस बना ले, इकट्ठा करना है काम, तो भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। बैंक नया खोलना है तो भी आरबीआई से परमिशन लेनी है। बैंक बंद करना है कि हम आज के बाद बैंक काम ही नहीं करना, बैंक उठाना है लाइक दैट, तो भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये थे बेटा जी आरबीआई के फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अकेला एक पॉइंट कोई भी आपको 4 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में आ सकता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन पूछ सकते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पूछ सकते हैं, एज अ सुपरवाइजर पूछ सकते हैं, पूरा पूछ सकते हैं बैंक सुपरवाइजर, या फिर है ना ये बैंक टू द गवर्नमेंट, कोई भी आपको 4 या 6 मार्क्स में कोई भी आपको फंक्शंस पूछ सकते हैं। अमेलगमेशन बने जब कोई भी दो इकट्ठे होने होते हैं। सांझ कर लेने लाइक। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पूरी कंट्री में क्रेडिट के सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब भी किसी समय एक कंट्री में इन्फ्लेशन होती है या डिफ्लेशन होती है तो उस समय में आरबीआई आगे आता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई कंट्री में से मनी सप्लाई को कंट्रोल करके कंट्री में से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो ये पूरा टॉपिक यही है हमारा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है जिसके थ्रू आरबीआई कंट्री में से इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो कुछ मेजर्स हैं मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई में आगे 2 कंपोनेंट है, वन इज क्वांटिटेटिव मेजर एंड अनदर आर क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो मेजर होते हैं अगर आरबीआई इनमें चेंजेस करता है तो पूरी इकोनॉमी में चेंजेस होती हैं, और क्वालिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स हैं अगर आरबीआई इनमें चेंजेस करता है तो पूरी इकोनॉमी में चेंजेस होने की बजाय कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पे चेंजेस होती है, माने सारी इकोनॉमी में चेंजेस नहीं होती है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स अभी अभी बताया, ये वो मेजर्स हैं अगर आरबीआई इनमें चेंजेस करता है तो पूरी इकोनॉमी में चेंजेस होती हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है, बैंक रेट का मतलब क्या है, बैंक रेट वो ब्याज है, रेट का मतलब यहां पे ब्याज की दर है, इंटरेस्ट। ये वो ब्याज है जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है लॉन्ग टर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो आरबीआई ये जितना बैंक रेट होता है ये उतना ब्याज लेते हैं। तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है, किस पर्पस के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड कब होती है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, महंगाई है, तो महंगाई के समय में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए जो बैंक रेट है, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा कर देता है। कमर्शियल बैंक को लोन महंगा करेगा, कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक के लिए लोन महंगा कर देंगे, पब्लिक को लोन पहले से महंगा मिलेगा, ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो लोग क्रेडिट की डिमांड कम कर देंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इकोनॉमी में पैसा कम होता जाएगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी और इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और डिफ्लेशन के समय में, डिफ्लेशन के समय में क्या होता है, लोगों को पैसे की जरूरत रहती है, लोगों को पैसा चाहिए होता है, उन्हें पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए उन्हें, तो क्या करते हैं इस समय में, जब डिफ्लेशन के समय में उन्हें पैसा चाहिए होता है। किरणदीप कौर, माइक बेटा आपका वीडियो बार बार ऑन कर रहे हो आप, प्लीज ऑफ रखिए, ध्यान रखिए इस बात का। तो डिफ्लेशन के समय में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट कम कर देता है, मतलब बैंकों के लिए ब्याज की दर कम कर देता है, बैंक आगे पब्लिक के लिए लोन सस्ता कर देते हैं,
लोग लोन ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, लोन लेके डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करके इकोनॉमी में से डिफ्लेशन खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बैंक रेट, द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर long term need. At the inflation time bank rate increases and at the deflation time bank rate decreases. और सेम है रेपो रेट, दोनों सेम पॉइंट है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए है। बैंक रेट में लंबे समय तक के लिए लोन चाहिए तो बैंक रेट वाला ब्याज है, और शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए तो वो रेपो रेट। इसमें ये बात बता दूं कि जो ये ब्याज है, ये रेट है, आरबीआई टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करता रहता है। जैसे जैसे इकोनॉमी को जरूरत लगती है, जैसे जैसे इकोनॉमी को सेटअप करना है, जैसे जैसे इकोनॉमी मांगती है, इकोनॉमी की जरूरतों के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस को देखते हुए आरबीआई इन रेट्स में चेंजेस करती रहती है। थर्ड पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट। अब बैंक रेट और रेपो रेट क्या है? ये वो ब्याज है जिसके ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। बट रिवर्स रेपो रेट क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस फंड्स हैं, कुछ पैसा ज्यादा पड़ा है, एक्सेस अमाउंट पड़ा है, तो ये रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज की दर है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट कराता है। मतलब अगर कमर्शियल बैंक को उसके पास पैसा ज्यादा है, जैसे आप सेविंग्स करते हैं बैंक्स में, है ना, सेम वही सिस्टम है जैसे आपको बताया है। अपना पब्लिक का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, कमर्शियल बैंक का रिलेशन आरबीआई के पास है। अपने को पैसा चाहिए, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई कौन सा ब्याज लगाएगा? अगर लॉन्ग टर्म की जरूरत है तो बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म की जरूरत है तो रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? अपना पैसा जमा कराना है, कमर्शियल बैंक में जमा कराएंगे, और अगर कमर्शियल बैंक ने पैसा जमा कराना है तो किसके पास कराएगा? आरबीआई के पास, और उस ब्याज को कहते हैं अपना रिवर्स रेपो रेट। और इन्फ्लेशन के समय में आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। मतलब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को मोटिवेट कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास सेव कीजिए, लालच देता है ताकि जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कम रह जाएं। कमर्शियल बैंक के पास जितनी ज्यादा डिपॉजिट कम होंगे उतने ही कम वो मनी क्रिएट कर पाएंगे। जितनी मनी क्रिएट कम कर पाएंगे मतलब लोन कम देंगे, जितने लोन कम देंगे उतनी ही मार्केट में डिमांड कम होगी और धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, जब मार्केट में डिफ्लेशन है तो आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है। आरबीआई ये कहता है कि हमारे पास पैसा मत जमा कराइए, आप अपने पास पैसा रखिए, डिफ्लेशन है मार्केट में, लोगों को पैसे की जरूरत है, आप इस समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार दीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार मिलेगा, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और धीरे धीरे करके डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जैसे आपको बताया था कि अगर अपा ने कोई शेयर की सेल परचेज करनी है, कौन मदद करता है? कमर्शियल बैंक। लेकिन अगर सरकार ने शेयर की सेल परचेज करनी है तो कौन करता है? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है वो सरकार के शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सब की सेल परचेज करके मार्केट में से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कैसे? अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड का मतलब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, उनसे वो पैसा खींचना है, उनके पास वो पैसा कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होंगी इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल कर देगा। सिक्योरिटीज किसके पास चली जाएंगी? वो शेयर, वो डिवेंचर, वो सारे बिल्स, वो किसके पास चले जाएंगे? लोगों के पास। और लोगों का पैसा किसके पास आके जमा हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मतलब लोगों के पास पैसा कम हो गया। और इन्फ्लेशन के समय में सरकार का, आरबीआई का यही मोटिव होता है कि लोगों के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाए।
और डेफिशिएंट डिमांड है अगर मार्केट में, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड कम है, डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सारे ऐसे स्टेप्स टेक ओवर करने हैं कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाए। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सारे के सारे जो सिक्योरिटीज हैं उनको परचेज कर लेता है। सिक्योरिटीज परचेज करके जो सिक्योरिटीज है वो किसके पास आ गई, आरबीआई के पास, और जो पैसा है वो किसके पास चला गया, लोगों के पास। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है, वो सारी सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की सेल परचेज करके आरबीआई इकोनॉमी में से एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, ज्यादा डिमांड है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एक्सेस डिमांड के समय में सारी की सारी सिक्योरिटीज लोगों को सेल कर देता है। सिक्योरिटीज लोगों के पास चली गई और पैसा आरबीआई के पास आ गया। लोगों के पास पैसा कम रह गया तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, धीरे धीरे करके मार्केट में से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और डेफिशिएंट डिमांड के समय में डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सारे ऐसे स्टेप्स टेक ओवर करने कि उनके पास पैसा जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज लोगों से वापस परचेज कर लेगा। सिक्योरिटीज किसके पास आ गई वापिस, आरबीआई के पास, और सारा पैसा किसके पास चला गया, कमर्शियल पैसा किसके पास चला गया, पब्लिक के पास। उसके बाद सीआरआर और एसएलआर, ये आपको क्लास में भी समझाया था। सीआरआर क्या है, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है। और एसएलआर क्या है, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास ही रखना होता है। दोनों रिजर्व्स ही हैं, सीआरआर आरबीआई के पास रखनी है और एसएलआर कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रखनी है। दोनों रेशियोज फिक्स कौन करता है, आरबीआई। सीआरआर लगभग 4% के आसपास है और एसएलआर लगभग 19% के आसपास है। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, तो दोनों तरह की रेशियोज, चाहे वो सीआरआर है चाहे वो एसएलआर है, वो इंक्रीज कर दी जाएंगी। मतलब रिजर्व में पैसा ज्यादा पड़ा रहेगा, यूजेस के लिए पैसा कम रहेगा, और कमर्शियल बैंक फिर लोन कम दे पाएंगे। और डेफिशिएंट डिमांड के समय में जो रिजर्व्स हैं, दोनों तरह की जो रेशियोज है वो डिक्रीज कर दी जाती है, ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा उधार देने को ज्यादा बचे। जितना पैसा उधार देने को ज्यादा होगा उतना ज्यादा उधार देंगे, उतना ज्यादा लोगों में पैसा जाएगा और धीरे धीरे करके सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो ये है हमारे क्वांटिटेटिव मेजर। वो मेजर अगर आरबीआई इनमें चेंजेस करता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में चेंजेस हो जाती हैं। बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक के पास पैसा एक्सेस में है तो वो जमा करा देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सरकार की सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके आरबीआई इकोनॉमी में से एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट अभी अभी पढ़ा सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है। और एसएलआर हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास एज अ रिजर्व रखना होता है। सीआरआर आरबीआई के पास और एसएलआर अपने पास। एक्सेस डिमांड के समय में दोनों तरह की रेशियोज इंक्रीज कर दी जाती हैं और डेफिशिएंट डिमांड के समय में दोनों तरह की रेशियोज डिक्रीज कर दी। फिर है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स ये वो मेजर्स हैं अगर आरबीआई इनमें चेंजेस करता है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में चेंज होता है, पूरी इकोनॉमी में इसका चेंजेस नहीं होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी अमाउंट एंड द लोन अमाउंट। आपको पता ही है, जब आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं, बैंक से पैसा आप उधार लेते हैं, अगर आप बैंक को 10 लाख का कोई जमीन गिरवी रखेंगे तो मुश्किल से बैंक अपने को 6-7 लाख रुपए का लोन देता है। मान लो आप बैंक के पास 10 लाख की जमीन गिरवी रखी, उसके बदले में बैंक ने अपने को 6 लाख रुपए उधार दिए, तो बैंक ने अपने पास कितने रुपयों की ज्यादा सिक्योरिटी रखी, 4 लाख रुपए की। वो 4 लाख जो है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि भाई कितना मार्जिन रखना है
सिक्योरिटी अमाउंट एंड लोन अमाउंट के बीच में। अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड के समय में क्या है, लोगों को पैसा कम देना है, तो आरबीआई क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देता है। 10 लाख की सिक्योरिटी लेके जाएंगे, 4-5 लाख का लोन देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पहले ही बहुत ज्यादा पैसा है, उनको पैसा कम देना है। और डेफिशिएंट डिमांड के समय में क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड के समय में क्या है, डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा देना है। तो अगर आप 10 लाख की सिक्योरिटी लेके जाएंगे तो कमर्शियल बैंक में भी अपने को 7.5, 8, 8.5 लाख रुपए तक का लोन भी दे देगा। मतलब डिफिशिएंट डिमांड के समय में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाए। उसके बाद है मोरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। मोरल सुएजन का मतलब क्या है, आरबीआई क्या करता है, परसुएशन एंड प्रेशराइज। परसुएशन एंड प्रेशराइज का मतलब क्या है, आरबीआई पहले देखिए कमर्शियल बैंक को समझाता है। परसुएशन का मतलब एडवाइस देता है, समझाता है कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, आप लोगों को लोन कम दीजिए। इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, आप लोगों को लोन ज्यादा से ज्यादा दीजिए, एडवाइस दिया। फिर कमर्शियल बैंक मान लो नहीं मान रहा है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, फोन किए जाते हैं, उसको लेटर्स भेजे जाते हैं, कुछ हिंट दिए जाते हैं। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई की बातें नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब फिर आरबीआई का जो बैंकिंग कमर्शियल बैंक का जो बैंकिंग लाइसेंस है वो भी आरबीआई के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर मार्जिन रिक्वायरमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है कि अगर मान लो होम लोन को लेके कुछ चेंजेस करनी है तो सिर्फ उसके मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंजेस कर देंगे। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में ना कुछ ऐसे, मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही वो मार्जिन चेंज करते हैं इस तरह से। लास्ट पॉइंट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है कि भाई देखिए जो बैंक्स हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए पैसा उधार देते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पैसा उधार देते हैं, एजुकेशन के लिए पैसा उधार देते हैं, बिजनेस के लिए पैसा उधार देते हैं, शादी ब्याह करने के लिए पैसा उधार देते हैं, बैंक हमें घर बनाने के लिए पैसा उधार देते हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा उधार देते हैं। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, सिलेक्टिव माने पर्टिकुलर, जिस सेक्टर में इन्फ्लेशन है उस सेक्टर की लोन परसेंटेज आरबीआई कम कर देता है। कि मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन है, गाड़ियां गुड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो रखी हैं, है ना, तो आरबीआई ये चाहता है कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो, इसमें इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है, बैंकों को ऑर्डर जारी कर देता है कि आज के बाद आपने कुछ दिनों के लिए, जो भी आरबीआई कहेगा कि इतने समय के लिए आपने लोगों को लोन है वो कम देना है। भी टोटल मान लो आपने 10 लाख का लोन देना है, उसमें एजुकेशन लोन भी आ गया, घर बनाने के लिए भी आ गया, तो आज के बाद आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें लोन कम देना है। जिस सेक्टर में इन्फ्लेशन होती है उसका लोन परसेंटेज कम कर देते हैं, और जिस सेक्टर में डिफ्लेशन होती है उसका लोन परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है कि इस सेक्टर को पैसे की जरूरत है, इस सेक्टर में डिफ्लेशन है, इसको लोन ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और इस सेक्टर में इन्फ्लेशन है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन कम करनी है, आज के बाद इसको उधार कम दीजिए। और ये एक और फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसे कहते हैं, फॉरेन की करेंसी को। एक बात याद रखना कि हमारी कंट्री में सिस्टम क्या है कि जो भी फॉरेन की करेंसी है, डॉलर्स हैं या किसी भी कंट्री की, है ना, कोई फॉरेन करेंसी में सारे देशों की करेंसी आ गई, तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करता है, जो उसका कस्टोडियन है, जो उसका हेड है, सारी कोई भी किसी भी तरह की इंटरनेशनल करेंसी है उसका जो हेड है वो कौन है, हमारे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे आपको एक फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सेकंड लास्ट चैप्टर है। उस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि अगर किसी समय आरबीआई को यह लगता है कि डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो कैसे डॉलर के प्राइस को फ्लक्चुएट करना है। आरबीआई चाहे तो डॉलर का प्राइस बढ़ा भी सकता है, आरबीआई चाहे तो डॉलर का प्राइस कम भी कर सकता है। तो इस तरह से आरबीआई की जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, मुंबई में भी हैं, कोलकाता में भी हैं। तो इस तरह से आरबीआई है जो वो पूरे लेकिन आरबीआई की जैसे ऐसे ब्रांच एक चंडीगढ़ में भी है, लेकिन आरबीआई की जो डीलिंग है वो पब्लिक डीलिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपका लोग पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ डीलिंग करते हैं, एक्सिस बैंक में, एसबीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, ऐसे अपनी इनके साथ आरबीआई के साथ किसी तरह की कोई डीलिंग नहीं है। तो ये पॉइंट बता रहा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई करेंसी की सेल या परचेज करके करेंसी की वैल्यू को फ्लक्चुएट भी करता है। यहां पे आप इतने ही समझिए कि ऐसा कुछ होता है। होता कैसे है वो अपना वहां पे पार्ट है, पूरा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज को लेके। यहाँ पे तो सिर्फ एक आपके सामने एक वर्ड ही लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन अपने को पूरा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? उसके बाद कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस आ गया। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ बैंकिंग। ये मनी और बैंकिंग दो चैप्टर हैं, लगभग 6 से 8 नंबर का इनमें से पेपर आता है। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें, दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इस चैप्टर्स में। तो कल की क्लास में आपकी क्वेरीज जो भी होंगी वो कल की क्लास में आपकी क्वेरीज हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें, बहुत इजी है, दोनों में थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकली मैनिपुलेशन वाला कंसेप्ट ही है और ज्यादा कुछ